महाशक्तियों का महामंथन। जी हां, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है। इस बात का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक अच्छी खबर मिली है, हमारी टीम की कड़ी मेहनत और सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। पीएम ने घोषणा की है जिसमें कहा है कि नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता का ऐलान भी कर दिया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 समिट जारी है। इसी बीच पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने बताया, हमारी टीम के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। दरअसल G20 की खबर के बीच जो सबसे जरूरी बात जिस पर निगाह जाती है वो ये है कि आखिर G20 लीडर्स घोषणा पत्र क्या है, इस पर सहमति मिलने के क्या मायने हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि एक अच्छी खबर मिली है, हमारी टीम की कड़ी मेहनत और सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। मैं घोषणा करता हूं कि इस घोषणा को स्वीकार कर लिया गया है। मैं इसे अपनाए जाने का ऐलान करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने शेरपा मंत्रियों को बधाई देता हूं। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया। का साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। 9 सितंबर को जब G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई तो सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक पहला सत्र वन अर्थ पर आयोजित किया गया। इसके बाद वन फैमिली का दूसरा सत्र शुरू हुआ। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। भारत मंडपम में दुनिया भर से जुटी महाशक्तियों का महामंथन जारी है। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक समेत कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन का स्वागत करते हुए कहा कि अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 परिवार को मजबूती मिली है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेटा ने कहा है कि अमेरिका और भारत बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। हमने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन ट्रांसिशन को लेकर कुछ ऐलान किया है। अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपने तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे। हम क्वाड का ग्रुपिंग बहुत अहम समझते हैं। इंडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बनेंगे।
इसी बीच पीएम मोदी ने बैठक के पहले सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की। दरअसल अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता मिल गई है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। विश्वास है कि इसमें आप सबकी सहमति है। पीएम मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन का स्वागत करते हुए कहा कि अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 परिवार को मजबूती मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली। G20 समिट को लेकर फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ हो रहा है, वहां पर हम जानेंगे। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अनूप, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त राजधानी दिल्ली पर हैं और दिल्ली को इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। G20 समिट के पहले दिन जो कुछ भी आज हुआ, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी। क्या कुछ हुआ आज, अनूप बताएं हमें। देखिए, इससे पहले कि आपको बताऊं कि आज जो है वो भारत के लिहाज से बहुत ही सफल दिन साबित हुआ है। एक तरफ जहां अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने का श्रेय कह सकते हैं कि भारत को गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की, जिसको सर्वसम्मति से पास कराया। दूसरी तरफ आज G20 दिल्ली घोषणा पत्र भी सर्वसम्मति से पास हुआ है, वो जारी किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शायद ज्वाइंट डिक्लेरेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात बता दूं, जो अभी चल रहा है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू कह सकते हैं भारत के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से इस क्षेत्र में चीन जो है अपना पैठ जमा रहा था, वैसे में आज देखिए भारत, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताया है, जो कि बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देख सकते हैं। जहां तक ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात करें तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन कई तौर पर वो अहम कह सकते हैं, जहां एक तरफ आर्थिक सहयोग की बात कही गई, जहां एक तरफ जो गरीब देश हैं उनको इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई, जहां एक ग्रीन कॉरिडोर की बात कही गई, वहीं आतंकवाद को लेकर एकदम कड़ाई से इस मंच से उसका जो है वो भर्त्सना की गई है और कहा गया कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं कही जा सकती, और किसी भी तरह की अगर आतंकवाद है या आतंकवाद को प्रश्रय देने का कोई अगर कोशिश करता है तो उसकी पूरी जो है वो भर्त्सना करी जानी चाहिए। आतंकवाद को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी बात बता दूं कि कई देशों की मांग थी, जिस तरीके से ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पिछली बार जो बाली डिक्लेरेशन सामने आई थी उसमें रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र था, लेकिन इस बार एक बड़ी उपलब्धि है कि सिर्फ वार इन यूक्रेन कहा गया है, वार अगेंस्ट यूक्रेन नहीं कहा गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि भारत की एक कूटनीतिक तौर पर कि भारत अपनी बातों को मनवाने में यहाँ पे कामयाब हुआ है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो लगातार हम लोग कल से ही इस बात को कह रहे हैं कि भारत जो है वो किस तरीके से विकासशील देशों में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, विकास की गति में वो सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो उस पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है इस बैठक में मिला है। जी बिल्कुल अनूप, G20 समिट के पहले दिन आज जो कुछ भी हुआ भारत के लिए बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन G20 की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि में भी गिना जाएगा, क्योंकि G20 की अध्यक्षता करने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती यकीनन मिलनी ही मिलनी है। अनूप, देखिए, ये जो G20 की बैठक चल रही है वो भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण
कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से अपने हनक का प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ही अपने आप में है कि अगर पूरी दुनिया को एक साथ चलना है, एक साथ विकास करना है, तो सभी देशों को एक साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो विकासशील देश हो या गरीब और पिछड़े जो देश हैं वो हों। तो कह सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ग्लोबल साउथ की अगुवाई करते दिख रहे हैं, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराया गया, तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कह सकते हैं कि इस बैठक में भारत की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ी दिखती है। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अनूप, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अनूप बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आज G20 समिट में हुआ है वो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर भारत इससे कहीं ना कहीं मजबूत भी होगा, क्योंकि G20 की अध्यक्षता करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, भारत और मध्य और पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च होगा। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग की ऐतिहासिक पहल है ये। जी हां, भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग की ऐतिहासिक पहल है। कनेक्टिविटी कॉरिडोर अपनी तरह की पहली पहल है। भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ इसमें शामिल होंगे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल होंगे। तो G20 समिट से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी है। G20 में राज्य एयरक्राफ्ट को उतरने की अनुमति, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के विमान उतरने की अनुमति। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में शामिल होने में जताई थी असमर्थता। दिल्ली में हवाई प्रतिबंधों का हवाला दिया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ की धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए दिए गए इस सहयोग के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनंत अंबानी का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी की ओर से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी सहायक तनय द्विवेदी और मुख्यमंत्री के सलाहकार VD सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिलायंस इंडस्ट्री का आभार व्यक्त किया है। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर समर्पण किया गया। सुकमा बीजापुर में कई वारदातों में शामिल थे। 1 महिला 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा से बड़ी खबर, सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी आज आत्मसमर्पण किया है। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा बीजापुर में ये कई वारदातों में शामिल थे। 1 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। तो घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर
नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी कामयाबी इस अभियान को लगातार मिलती हुई सुरक्षा बलों को भी मिलती हुई। सुकमा से बड़ी खबर, इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। सत्यनारायण, एक बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए और घर वापसी अभियान में। जी, आपको बता दूं कि ये सफलता सुरक्षा बल के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि ये तीनों नक्सली जो है सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और कई घटनाओं में शामिल भी थे, जिसमें एक जो महिला नक्सली है जिस पर 8 लाख का इनाम है, वो बटालियन में सक्रिय थी। बटालियन का लीड जो है खूंखार नक्सली हिड़मा करता है, उस हिड़मा की बटालियन की वो सदस्य रह चुकी है और साथ साथ जो है 2 पुरुष नक्सली भी जो है वो भी सरेंडर किए हैं और तीनों निश्चित तौर पर सरेंडर करने के बाद में जयगुंडा इलाके में काफी शांति रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्र में काफी जो है शांति भी रहेगी और साथ साथ जो है आने वाले दिनों में पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता हासिल होगी। उनसे जो जानकारी मिलेगी उस दिशा में जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। जी ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शिकारपुरा इलाके में जल भराव की वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं बैतूल में उफनती नदी को बच्चे पार करने को मजबूर हैं। मोरदंड नदी बारिश के बाद उफान पर है, लेकिन यहां पुल ना होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे नदी को पार कर रहे हैं। जबकि मुरैना में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर गया। बैतूल से बड़ी खबर है, जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चे। उफनती नदी को पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे। मोरदंड नदी है जो कि बारिश के बाद उफान पर आ गई है और इसी उफनती हुई नदी को पार करने को मजबूर हैं बच्चे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कमर से ऊपर तक पानी आप देख सकते हैं और कितना खतरा मोल ले रहे हैं बच्चे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी में तैर कर जाते हैं स्कूल। ये बच्चे लंबे समय से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। शाहजहांपुर से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर खेत में पलट गया है। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं। हनुमान मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग, तभी बोलाई स्टेशन के पास पर ये ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो जाता है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल हैं। बड़वानी से खबर है, नेशनल हाईवे 3 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बसों की आमने सामने से टक्कर हुई। दोनों बस के चालकों की हालत गंभीर है। हादसे में 10 यात्री भी घायल हुए हैं। घायलों को जुलवानिया और सैंधवा के अस्पताल में भर्ती किया गया। बालसमंद और ओझर पुलिस मौके पर पहुंची है। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बसों की टक्कर हो गई आमने सामने से। नेशनल हाईवे 3 पर भीषण सड़क हादसा, 2 बस आपस में टकरा गई हैं। दोनों बस के चालकों की हालत गंभीर है। जो दोनों बस के ड्राइवर थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 10 यात्री भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर 2 तेज रफ्तार बस आमने सामने से टकरा गईं। दोनों बसों के जो ड्राइवर थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 10 यात्री भी जो बस में सवार थे वो घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।